Jai Hind everyone, I welcome you all on my YouTube channel. Today's topic is little bit different but it is still very relevant for our internal security. तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो ये फ्रांस ने एक एंटी रेडिकलिज्म विल पास किया है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और भारत को इससे क्या सीखना चाहिए। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही आई ओपनिंग चीज़ें पता चलेंगी और आपको दुनिया में जो इस्लामिक कट्टरपंथ है उसका एक भयावह चेहरा दिखेगा पूरी दुनिया में और भारत में इसकी क्या स्थिति है उसके बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि अभी जो हो हल्ला मचा है पूरी दुनिया में उस कानून कौन सा है, आखिर उसमें ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया में एक एंटी फ्रांस एक मूवमेंट चलाया जा रहा है कि फ्रांस ने बहुत गलत कर रहा है फ्रांस। तो इस कानून का नाम है रीइंफोर्सिंग रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स, इसे एंटी सेपरेटिज्म लॉ भी कहा जा रहा है, जिसका मतलब है कि धार्मिक कट्टरपंथी जो ताकतें हैं, जो अलगाववादी लोग हैं वहाँ पे, उनको रोका जाएगा और उनको रोकने के लिए ही ये कानून लाया गया है। ये फ्रांस के लोअर हाउस में पास भी हो गया है और उम्मीद है कि सेनेट से भी पास हो जाएगा। तो इस कानून की जो मुख्य बातें हैं हम उन्हें जल्दी जल्दी समझेंगे कि आखिर उसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उस कानून में। तो सबसे पहली बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी या उसकी बच्ची का मेडिकल जो भी जांच होती है उसको किसी पुरुष डॉक्टर से करने से मना करेगा या किसी लड़की को शादी के लिए मजबूर करता है तो उसके ऊपर जुर्माने का प्रावधान लगाया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि जो इस्लामिक में शरिया में जो अलाउ है कि आप 4 शादियां कर सकते हैं उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये कानून लगा दिया गया है। तो हालांकि ये जो पूरा लॉ पास किया गया इसमें कहीं भी इस्लाम का जिक्र नहीं किया गया है, फिर भी एक चीज़ साफ़ होती है कि कहीं ना कहीं ये इस्लाम के खिलाफ आ रहा है, क्योंकि इस समय जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है फ्रांस में वो वहाँ पे इस्लामिक कट्टरपंथ है, इस्लामिक टेररिज्म है, इस वजह से इसे एंटी इस्लाम समझा जा रहा है। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है इसमें जिसका नाम दिया गया है सैमुअल पैटी लॉ। मैं आगे बताऊंगा इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है। तो इसके तहत कहा गया अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी के जो निजी जानकारियां हैं उनको सोशल मीडिया पे शेयर करता है तो उसके ऊपर 40 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और 3 साल की जेल का भी प्रावधान है। तो सैमुअल पैटी कौन है? सैमुअल पैटी एक फ्रांसीसी टीचर थे, ये पढ़ाते थे। एक दिन इन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी की चर्चा करते हुए जो पैगंबर साहब हैं उनका एक कार्टून दिखा दिया और उस कार्टून को देखने के बाद एक स्टूडेंट ने इस बात को अपने घर पे बता दिया। बाद में एक 18 साल के मुस्लिम युवक ने इनकी हत्या कर दी, जिसके बाद पूरी दुनिया में बहुत ही बवाल मचा था, यहाँ तक कि इंडिया में भी काफ़ी सपोर्ट जाहिर हुआ था सैमुअल पैटी के लिए। तो ये बहुत ही बुरी घटना थी फ्रांस के लिए, क्योंकि फ्रांस एक ऐसा देश है जो अभी अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जाना जाता है, जहाँ पर सबको आज़ादी है किसी भी तरीके की बात करने के लिए। तो ये काफ़ी बुरी घटना थी। इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है जिसमें यह है कि कोई व्यक्ति अगर अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ाना चाहता है तो उसे फ्रांस की गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसे होता है ना कि घर पे लोग अपने बच्चियों को बाहर नहीं जाने देते हैं, बच्चों को मौलवी से पढ़वाते हैं, मदरसे में भेजते हैं, तो अगर ऐसा कुछ भी करना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और ये चीज़ें अब अलाउ नहीं होंगी। तो ये भी इस कानून में है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि कोई भी धार्मिक संस्थान अगर उसकी फंडिंग 8 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उन्हें सरकार को बताना होगा, और अगर आप नहीं बता रहे हैं, मतलब सरकार इसको ऑडिट करके नहीं बताएंगे, तो आपको सारी आर्थिक सहायता बंद कर देगी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इस पर आपके ऊपर नज़र रखेगी। ऐसा इंडिया में भी होता है। आपको पता है कि इंडिया में जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं उन सब की फॉरेन फंडिंग होती है। फंडिंग कैसे होती है? सऊदी अरबिया से जितना भी जिहाद और ये चल रहा है वो कहीं ना कहीं सऊदी से और यहाँ से फ़ंड होके आता है, मस्जिदों में पैसा इकट्ठा किया जाता है, फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है बम बनाने में, उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने में। तो ये सब चीज़ें बहुत ही खुली किताब है, सबको पता है कि ये चीज़ें की जा रही है। तो इस पे नकेल कसने के लिए ये पॉइंट इसमें है। एक पॉइंट और भी डाला गया है कि किसी भी धार्मिक संस्थान जो है उनमें ऐसे भाषण नहीं देना है जिनसे कोई टकराव पैदा हो। आपने अक्सर सुना होगा किसी मस्जिद में या किसी मंदिर में कहीं भी अगर किसी धार्मिक संस्थानों का यूज़ किया जाता है दंगा भड़काने के लिए, वहाँ पे मौलवी खड़े होकर लोगों को उकसाता है दंगे करने के लिए। जैसे कश्मीर में हुआ था, जब कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर नरसंहार हुआ तो मस्जिदों से अजानें दी गई, मस्जिदों से आवाज़ें दी गई, वहाँ से लोगों ने चिल्लाया कि ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और यहाँ से हिंदू पंडित चले जाइए। तो कहीं ना कहीं मस्जिद का बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ हुआ था। कश्मीर में जो पंडितों का नरसंहार हुआ था उसमें मस्जिद को यूज़ किया गया था वहाँ के लोगों को भड़काने के लिए, और फिर बहुत ही बुरा हुआ। आप सबको पता है कि लाखों संख्या में वहाँ से कश्मीरी पंडित मारे गए, भगाए गए, कईयों की जान चली गई, कईयों के साथ बलात्कार हुआ, लूटा गया। आज भी वो बेचारे अपने घर वापस नहीं जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारी अपनी कंट्री में। ये एक इस्लामिक कट्टरपंथ का बहुत बड़ा नमूना, इसमें हमें हमारा चेहरा शर्म से झुक जाना चाहिए।
धार्मिक चिन्हों के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब कि जो भी अभी पहले था कि सरकारी जो दफ्तर थे वहाँ पे मुस्लिम महिलाएं बुर्का नहीं पहन सकती थी, जो वहाँ पे मेन थे वो टोपी नहीं लगा सकते थे, वो जो स्कल कैप होती है। लेकिन अब इस कानून के आने के बाद प्राइवेट जगहों पे भी, जो निजी कंपनियां हैं, रेस्टोरेंट हैं, बस हैं, ट्रेन हैं, इन सब जगहों पे भी कोई बुर्का नहीं पहन सकता है, कोई भी वहाँ पे अपनी स्कल कैप नहीं लगा सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो धार्मिक चिन्ह को बढ़ावा देती हो उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। फ्रांस को ऐसा क्यों करना पड़ा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें दो बहुत बड़ी बातें हैं, जिसमें से पहली बात है वो ये कि फ्रांस के जो बॉर्डर्स हैं वो खुले थे, इसकी कभी समीक्षा नहीं की जाती थी। तो क्या हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा में शरणार्थी आते गए। जो रिफ्यूजी वाला क्राइसिस आजकल यूरोप में चल रहा है वो यहीं से शुरू होता है। तो जब 2012 में सीरिया में सिविल वॉर शुरू हुई तो वहाँ से जो मुस्लिम थे वो निकल करके फ्रांस में आने लगे, क्योंकि बॉर्डर्स ओपन थे, फ्रांस सेफ़ कंट्री था, सुरक्षित था, पैसे थे, हर चीज़ थी, तो ये वहाँ पे सेफ्टी के लिए आने लगे। बाद में क्या हुआ कि 2015 में जब आईसिस ने बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू किया लीबिया में, सीरिया में, इराक में, तो और ज़्यादा रिफ्यूजीज़ आने लगे यूरोप की तरफ, क्योंकि यूरोप में बॉर्डर्स खुले हुए थे और यूरोप में एक नया ही चलन चल गया कि अब सबको सेकुलरिज्म दिखाने की होड़ मच गई, सबको धर्मनिरपेक्ष बनना था। तो ये सारे पोस्टर्स आप देख रहे हैं, रिफ्यूजीज़ वेलकम करके, ऐसे करके पूरे यूरोप की कंट्रीज़ जो थी उन्होंने रिफ्यूजी को वेलकम करना शुरू कर दिया। बाद में जब इन्हीं रिफ्यूजीज़ ने गला काटना शुरू किया और टेररिस्ट अटैक्स होने शुरू हुए, कभी कोई ट्रक भीड़ में चढ़ा दे रहा है, कभी कोई अल्लाह अकबर करके तलवार निकाल ले रहा है, तो फिर लोगों को समझ में आने लगा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आज हालत ये है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी यूरोप की पूरी तरीके से। अभी आप बेल्जियम की हालत देख लीजिए, बेल्जियम में कितनी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं इसी वजह से। फ्रांस का हालत आप देख ही रहे हैं, जर्मनी का भी यही हालत है, जर्मनी में अटैक शुरू हो गए। जर्मनी में टेररिज्म अटैक नहीं होते थे, वहाँ भी हो रहा है। लंदन्स में बॉम्बिंग्स हो रही हैं, बहुत ही बुरा हाल है ये रिफ्यूजी क्राइसिस की वजह से। तो ये तो सबसे बड़ी वजह है। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह है वो ये कि बढ़ता इस्लामिक कट्टरपंथ, वहाँ पे जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो काफ़ी ख़तरनाक होते जा रहे हैं। पिछले 5 साल में ही फ्रांस में 10 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें करीब 250 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पहली बार ये हमला हुआ था 2015 में, जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि पेरिस में कोई आतंकी हमला हो रहा है। मैं भी बहुत हैरान था ऐसा हुआ है, लेकिन जिस हुआ, और ये सार्ली हेब्दो करके एक वहाँ पे एजेंसी है जो मैगजीन्स वगैरह छापती है, कार्टून्स वगैरह, उसने पैगंबर साहब का एक विवादित कार्टून बना दिया था। अब हमारे लिए विवादित हो सकता है वो किसी हिंदू देवी देवता को भी बनाते तो हमारे लिए विवादित हो जाता, बट फ्रांस में बहुत नॉर्मल है। वो वहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, वो एक्चुअली वहाँ एक्सरसाइज की जाती है। इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच हाँ ठीक है, बिल्कुल है, लेकिन एक लिमिट में है। तो यहाँ कोई भी गवर्नमेंट आती है ना तो उसको कंट्रोल कर सकती है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, हर कोई कंट्रोल कर रहा है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे उनको आज़ादी है। उन्होंने कोई कार्टून बनाया, उसमें हमला किया, फिर 12 निर्दोष लोग मारे गए, वहीं से कहानी शुरू होती है। उसके बाद फ्रांस में बड़े से बड़े हमले होते गए। कभी किसी सनकी ने एक ट्रक निकाल के भीड़ में चढ़ा दिया, उसमें 80-85 लोग मारे गए। कभी किसी ने गोली चला दी और चाकू निकाल लिया। इस तरीके से फ्रांस में लगातार हमले चलते आए और फिर ये आखिरी में जो सैमुअल पैटी वाला हुआ, इनका गला काट दिया गया, ये बहुत ही बुरा था। और इसके बाद से इमैनुअल मैक्रोन पूरी तरीके से भड़क गए। उन्होंने बहुत बातें भी बोल दी कि इस्लाम है जो है वो क्राइसिस में है। इसके खिलाफ़ काफ़ी बवाल भी हुआ था, पूरी दुनिया में बहुत सारे प्रदर्शन हुए थे। लेकिन बात यही है कि ये सच में है और इसे हमें मानना पड़ेगा। अब भारत में ऐसे कानून की ज़रूरत क्यों है? क्या आपको लगता है कि फ्रांस ने जो भी कानून पास किया, जिसके बारे में अभी आपने सुना, आपको लगता है कि क्या उसमें से कोई भी एक पॉइंट इंडिया में नहीं होना चाहिए? मुझे तो लगता है बिल्कुल होने चाहिए। वो सारी चीज़ें इंडिया में भी होनी चाहिए, और ये सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं, सभी धर्मों के लिए होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट जो मुझे लगता है कि ऐसा कानून भारत में भी होना चाहिए, क्योंकि भारत में भी एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है, एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पे भी इसकी ज़रूरत है। जो मुस्लिम्स का पॉपुलेशन है वहाँ पे 9% है फ्रांस में। इंडिया में 2011 का जो सेंसस है, तो 2013 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पे कोई 13% मुस्लिम्स हैं, लेकिन अभी ये काफ़ी ज़्यादा है। तो तीसरा पॉइंट जो है वो ये कि भारत और फ्रांस दुनिया के 2 बड़े देश हैं। यहाँ मुस्लिमों की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यूरोप का हाल मैंने बता दिया, 2050 तक वहाँ पूरी डेमोग्राफी चेंज हो सकती है। फ्रांस की हालत ये है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो करीब 9% से मुस्लिम्स वहाँ 18% हो सकते हैं। इंडिया का भी लगभग ऐसे ही है। अगर विकिपीडिया की माने
तो क्योंकि जो बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है मुस्लिम से, इस वजह से जो 10% पॉपुलेशन थी 51 में, वो बढ़कर 14% हो गई है। 1991 से 2001 के बीच में जो मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 10% ज़्यादा है हिंदुओं की टोटल ग्रोथ से। तो ये हालात हैं पूरी, ये आपको समझना चाहिए। दोनों कंट्रीज़ की लगभग प्रॉब्लम सेम है। और चौथा पॉइंट जो है वो ये, जो सबसे बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्यों कि दोनों ही देशों के लिए आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या है। इंडिया के लिए तो हमेशा से आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या रहा है, अब फ्रांस के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया है। दोनों देशों में बहुत ज़्यादा ही आतंकवाद चल रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की माने तो इंडिया का रैंक जो है वो 8वां है, मतलब 8वां सबसे ज़्यादा पीड़ित मुल्क इस दुनिया में भारत है आतंकवाद से। इसमें और सारे मुल्क भी हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, ऐसे करके। तो इंडिया बहुत ही बुरी तरह पीड़ित है। अभी आपने 2019 में पुलवामा हमला देखा, जिसमें एक जिहादी ने अपने ऊपर आईडी लगा के हमारे 40 से ज़्यादा जवानों को हलाक कर दिया। तो ये पूरी हालत है। और आखिरी बात यह है कि ये जो कट्टरपंथी हैं, अलगाववादी हैं संगठन है, ये भारत और फ्रांस दोनों ही देशों के संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त कर देना चाहते हैं। ये इसमें बिलीव ही नहीं करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो डेमोक्रेसी है इसमें बिलीव ही नहीं करते। जहाँ भी बात आती है इस्लाम की, वहाँ पे फिर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। पूरी दुनिया में आज इस्लाम क्राइसिस में है। क्यों? क्योंकि जितनी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं, वहाँ पे उन्हें सेकुलरिज्म पसंद नहीं है, फंडामेंटल राइट्स पसंद नहीं है, उन्हें इन चीज़ों से परहेज है। आप पाकिस्तान में जाके वोटिंग करा लीजिए कि कितने लोगों को वहाँ सेकुलरिज्म चाहिए, ये डेमोक्रेसी चाहिए। 90% 80% लोग वहाँ कहेंगे कि नहीं, हमें तानाशाही चाहिए, हमें पाकिस्तान आर्मी की वो चाहिए। तो ये हालत है। लेकिन यही लोग जब माइनॉरिटी में होते हैं, जब ये अमेरिका में होते हैं, ब्रिटेन में होते हैं, फ्रांस में होते हैं, जर्मनी में होते हैं, तो वहाँ पे ये कहते हैं कि नहीं, हमें राइट्स चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म, इन सब चीज़ों की बातें करते हैं। तो ये है पूरी दुनिया में हालत। इस वजह से पूरी क्राइसिस है। ये इंडिया का भी यही हाल है, इंडिया में सेम यही है। क्या है कि पूरी दुनिया में इस्लाम की एक अलग आइडेंटिटी है, जिसे सुप्रा नेशनैलिटी भी कहा जाता है, पैन इस्लामिज़म कहा जाता है, जिसे उम्मा भी कहते हैं हम, कि जो पूरी दुनिया के मुस्लिम हैं ये अपनी आइडेंटिटी फील करते हैं, जो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है नेशन के साथ में। जैसे जब रोहिंग्याओं के ऊपर अत्याचार हुआ म्यांमार में बहुत पहले, तो यहाँ इंडिया में मुस्लिम्स भड़क गए और बंगाल में बहुत से मुंबई में राइट्स होने लगे। तो अब इसका क्या मतलब था इंडिया से? बट इंडिया में राइट्स हुए। ये जिस आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर जिसमें अमर जवान ज्योति, जो इतनी रेस्पेक्टेड है, हमारे जवानों के सिंबल हैं, उसके ऊपर लात से हमला किया जा रहा है। ये गुस्सा निकाल रहे हैं हमारी फ़ौज के स्ट्रक्चर के ऊपर, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर या चीज़ों पे। तो ये जो फंडामेंटलिस्ट ना, कट्टरपंथी लोग हैं, ये क्या करते हैं, इनकी अपनी आइडेंटिटी रही है कि पूरी दुनिया ये अपना उम्मा समझते हैं। जो कंट्री है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है इनके लिए इनका उम्मा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे हालत होती है। अभी पिछले साल आपने देखा 2020 में CAA के ख़िलाफ़ जब प्रोटेस्ट शुरू हुए, तो उसमें एक सरजील इमाम करके एक लड़का था, उसने ऐसी बातें की कि आसाम को, इंडिया को कैसे काटना है, कैसे वहाँ जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये सब बातें अब ISI के मुंह से सुनना अच्छा लगता है, पाकिस्तानी के मुंह से सुनना अच्छा लगता है, पर अपने इंडियंस के मुंह से ये बातें सुनना, आप खुद ही सोचिए ये कितना खतरनाक है। उसने आसाम को कैसे काटना है, वहाँ पे रेलवे लाइंस ब्लॉक कर देनी है, इंडियन एयरफोर्स को इतना टाइम लग जाए ये सब सही करने में, तो इस तरीके से इंडिया को कट ऑफ करना है। ये सब चीज़ें चल रही हैं। हाल ही में भी रिसेंट की न्यूज़ है, अभी 2 दिन पहले ही, 1 दिन पहले, ये जो टेररिज्म, जो कश्मीरी टेररिस्ट हैं, इन्होंने गोली मार दी है एक आकाश मेहरा नाम के हिंदू को। वहाँ पे कश्मीर में, ये रमेश कुमार मेहरा का बेटा था, वहाँ पे इनका एक ढाबा है कश्मीर में, वैष्णो ढाबा। इसको इन्होंने मारा क्यों गोली? क्योंकि ये एक हिंदू है और कश्मीर में जो न्यू डोमिसाइल लॉ पास हुआ है, उसके अंडर ये वहाँ पे डोमिसाइल लेना चाहता था। इस वजह से इन्होंने गोली मार दी है, क्योंकि हम किसी इंडियन को, या आप कह सकते हैं, सॉरी इंडियन नहीं बोलूँगा, वो किसी हिंदू को कश्मीर का नागरिक नहीं बनने देना चाहते हैं। तो दिस इज़ द सिचुएशन इन द सिंगल मोस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये हालत है। अभी हम इसको माने चाहे ना माने, कल की ये भी रिसेंट न्यूज़ है, आपने सुना होगा कि शीतलनाथ जो मंदिर है वो 31 साल बाद अब जाके ओपन हुआ है हिंदुओं के लिए। अभी तक ये बंद था। क्यों? 31 सालों से यहाँ पे जो इस्लामिक टेररिज्म है, जो वहाँ पे मिलिटेंसी है, उसकी वजह से ये मंदिर बंद था। किसी को ख्याल ही नहीं आया, किसी को इसको हिम्मत नहीं हुई ओपन करने की। और ये सब न्यूज़ इंडिया की है, जहाँ पे इंडिया एक्सरसाइज कर रहा है कंट्रोल, वहाँ पे ये हालत है। तो फ्रांस और हमारे में क्या हालत, क्या फ़र्क है? अब ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो, इससे सिर्फ हम परेशान हैं। हम तो ही हैं जो
पाकिस्तान जैसा मुल्क है ना, जिसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, वो भी इसको कंसीडर कर रहा है कि दिस इज़ एक्चुअली अ थ्रेट। अब पाकिस्तान की न्यूज़ है कि पाकिस्तान प्लान्स टू ब्रिंग 30,000 मदरसाज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को भी समझ में आ रहा है कि जो वहाँ पे आज इतनी बुरी हालत है, वहाँ पे रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट इतने ज़्यादा हैं, टेररिस्ट इतने ज़्यादा हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण ये मदरसाज हैं, ये मौलवी हैं जो वहाँ पे टीचिंग्स दे रहे हैं, ये जिहाद के बारे में पढ़ाया जा रहा है, गलत पढ़ाया जा रहा है चीज़ें। ये इंडिया में भी चल रहे हैं। इंडिया में कितने ज़्यादा मदरसे हैं, कोई कंट्रोल है किसी चीज़ पे? कोई कंट्रोल नहीं। मस्जिदों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, चंदों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। हाँ, इंडिया में मंदिरों के ऊपर कंट्रोल है गवर्नमेंट का, मस्जिद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगर पाकिस्तान इस सब चीज़ को समझ सकता है तो क्या हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है? हमने तो पहले ही इसके चक्कर में कितने लोगों को मरवा चुके हैं, लाखों लोग मारे जा चुके हैं हिंदू मुस्लिम राइट्स में। पाकिस्तान कट गया, बांग्लादेश कट गया, कश्मीर का ये हालत है, साउथ इंडिया का हालत आप देख ही रहे हैं। साउथ इंडिया में क्या, पूरी साउथ इंडिया आज आईसिस की हब बनी हुई है। वहाँ पे जितने भी लड़के गए ना इंडिया से आईसिस में ट्रेन होने, वो सारे के सारे साउथ इंडिया में गए हैं। कोलंबो में जो बॉम्बिंग्स हुई, वहाँ 300 से ज़्यादा लोग गुड फ्राइडे के दिन मारे गए। उसमें जो टेररिस्ट थे उन्होंने साउथ इंडिया ट्रैवल किया हुआ था। तो हम क्या पाकिस्तान नहीं बनते जा रहे कि हमारे यहाँ पे जो ये टेररिस्ट हैं ये ट्रैवल कर रहे हैं? पूरे कर्नाटक, तमिलनाडु, हर जगह आईसिस के इतने सारे मॉड्यूल्स पकड़े जा रहे हैं। अगर आप न्यूज़ पढ़िए, NIA, IB डेली यही काम कर रही है। तो अब अगर पाकिस्तान मदरसास को कंट्रोल करना चाहती है तो हम किस बात के लिए रुके हैं भाई? हमें क्यों इस सेकुलरिज्म का डंका पीटना है बिना मतलब का? हमें समझ में नहीं आता। अब जो मैं ये वीडियो जैसे कि ब्रिगेडियर प्रताप ने सॉरी मूवी ने कहा था ना कि ये जो कट्टरपंथ है ना, इनका हिसाब चुकाते चुकाते कहीं हम ही ना खाक हो जाएं। तो हमें ऐसा ही सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि हमारे एक बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, इन्होंने एक बात कही है और उसमें इन्होंने कहा था कि यू कैनॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम डैट यू कैनॉट डिफाइन। तो अगर आप किसी प्रॉब्लम को डिफाइन ही नहीं कर सकते ना, तो उसको आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो जब तक कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम, हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे? अभी जब तो ये पोर्टा लाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इसको रिपील कर दिया गया 2004 में। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को लगा कि उसको ये गलत है और उसने मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में और किस चक्कर में फिर रिपील कर दिया, वो एक्ट ही ख़त्म कर दिया। आज इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग एक्ट भी नहीं है, एक भी एक्ट नहीं है। एक UAPA है, वो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ढंग का एक्ट नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमने ये सेकुलरिज्म खेलना है, हमने ये स्यूडो सेकुलरिज्म शो करना है। पता नहीं किस बात का, मुझे समझ में नहीं आता। पोटा को रिपील करने के बाद इंडिया में इतनी बॉम्बिंग्स हुई। 2005 में राम जन्मभूमि पे अटैक हुआ, फिर दिल्ली में बॉम्बिंग्स हुई, अजमेर में ब्लास्ट हुआ, मुंबई लोकल्स में बॉम्बिंग्स हुई, हैदराबाद में बॉम्बिंग हुई, मुंबई अटैक हो गया, कुछ नहीं, हर जगह अटैक चल रहे हैं। तो हमें ये पता नहीं कि, तो अब मुझे लगता है कि वो समय आ गया है कि जब हमें ये चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। फ्रांस से हमें सीखने की ज़रूरत है। हाँ, इतना आसान नहीं इंडिया में, मुझे भी समझ में आता है, बट UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अच्छा कदम होगा। सबसे पहले इसको लागू करते हैं। जब हम हैं सेकुलर डेमोक्रेटिक मुल्क तो उसको पूरा करते हैं ना भाई, एक कानून बनाते हैं जो सबके लिए हो। तो ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।